कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पहुंचे और आपको याद ही नहीं कि आप वहां पहुंचे कैसे, कौन से मोड़ लिए, कौन सी गाड़ियां गुजरी, मतलब कुछ भी याद नहीं। शरीर तो कार में था, पर मन मन कहीं और ही भटक रहा था। ये जो ऑटो पायलट मोड है, ये हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है ना? और यहीं से मुझे लगता है एक अंदरूनी कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ है काम करने का तरीका, मतलब प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा, प्रोडक्ट। बिल्कुल। और ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि मंजिल ही सब कुछ है। सफर तो बस एक जरूरी तकलीफ है। स्कूल में ग्रेड्स देखो, कॉलेज में डिग्री, ऑफिस में प्रमोशन, हमारी पूरी जिंदगी की प्रोग्रामिंग ही नतीजों के आसपास घूमती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी उलझन पर है। हमारे पास थॉमस टर्नर की किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड, और इसके साथ मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से जुड़े कुछ लेख भी हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि नतीजों पर ये जो हद से ज्यादा जोर है, ये हमें अंदर से कैसे तोड़ता है, और क्या क्या प्रक्रिया पर वापस ध्यान लगाकर हम सुकून और महारत दोनों हासिल कर सकते हैं। और क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है या हमारे दिमाग की बनावट में ही इसका कोई गहरा सच छिपा है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत उस अंदरूनी आवाज से करते हैं जो हम सब सुनते हैं, बस बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर आराम मिलेगा, या जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा तब मैं खुश होंगी। हम हमेशा अगली मंजिल के इंतजार में जीते हैं। वर्तमान तो बस एक एक वेटिंग रूम जैसा लगता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे हम नतीजों पर आधारित मानसिकता कहते हैं। और इसके आप देखें 3 बड़े और गहरे नुकसान हैं। पहला है अस्थिर आत्ममूल्य, मतलब हमारी खुशी और अपनी कीमत वो बाहरी नतीजों से जुड़ जाती है। लक्ष्य पूरा हुआ तो हम सफल, नहीं हुआ तो हम नाकाम। ये तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने जैसा है। और फिर बार बार लाइक्स चेक करना। हर लाइक के साथ थोड़ी खुशी मिलती है, और कम लाइक्स पर लगता है कि शायद शायद हम ही दिलचस्प नहीं है। हमारा आत्मसम्मान तो जैसे नतीजों के हाथ में एक धागे से बंध जाए। पर ये सिर्फ सोशल मीडिया तक तो नहीं है ना, ऑफिस में भी तो यही कहानी है। बिल्कुल। सोचिए, एक सेल्स पर्सन है, उसका पूरा आत्मसम्मान इस बात पर टिका है कि महीने का टारगेट पूरा हुआ या नहीं। जिस महीने टारगेट पूरा होता है वो दुनिया के शिखर पर होता है, लेकिन जिस महीने नहीं होता उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। उसकी अपनी कीमत पूरी तरह से बाहरी आंकड़ों पर निर्भर हो गई है। वो अपनी मेहनत, अपने कौशल, उसको कोई महत्व ही नहीं दे पाता। और यहीं से दूसरी समस्या आती है, लगातार चिंता और अधीरता। जब मन हमेशा मंजिल पर अटका हो तो वर्तमान का रास्ता एक बोझ लगने लगता है। काम एक यात्रा नहीं, बल्कि एक थका देने वाली दौड़ बन जाता है। हर पल बस यही लगता है, हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। और इस दौड़ में तीसरी और सबसे गहरी समस्या पैदा होती है, एक भावनात्मक उतार चढ़ाव। स्टर्नर इसे एक ढलान की तरह समझाते हैं। ये निराशा से शुरू होता है। मान लीजिए कोई गिटार बजाना सीख रहा है। पहले दिन कॉर्ड्स ठीक से नहीं बजते तो निराशा होती है। मेरे हाथ ही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ। बिल्कुल। और अगर ये निराशा बनी रहती है तो ये गुस्से में बदल जाती है। ये गिटारी बकवास है, मुझसे ये कभी नहीं होगा। इंसान खुद पर या हालात पर गुस्सा निकालने लगता है। और अगर गुस्सा भी काम नहीं करता तो आखिरी स्टेज आता है हताशा का। शायद मुझ में संगीत का टैलेंट ही नहीं है। और इंसान गिटार उठा के कोने में रख देता है। हार मान लेना। पूरी तरह से। ये बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। ये निराशा, गुस्सा, हताशा का जो चक्र है, मैंने कई बार महसूस किया है। पर सवाल ये है कि जब हम इतने अधीर होते हैं तो हमारे दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है? ऐसा क्या होता है कि सब कुछ बिखरने लगता है? यहाँ पर विज्ञान बहुत दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली बात बताता है। इसे हम गोल एज यार्ड स्टिक कह सकते हैं, मतलब मंजिल को पैमाने की तरह इस्तेमाल करना। जिस पल हम अपनी आज की स्थिति की तुलना अपनी मंजिल से करते हैं, जैसे मुझे 100 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और मैंने अभी सिर्फ 5 लिखे हैं, हमारा दिमाग उस 95 पेज के फासले को एक कमी या नाकामी की तरह देखने लगता है। अच्छा, मतलब हम लगातार खुद को याद दिला रहे हैं कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। हम अपनी मेहनत को नहीं, बल्कि उस फासले को देख रहे होते हैं। सही कहा। और ये कमी का एहसास दिमाग में चिंता, मतलब एंजाइटी का एक केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। इससे दिमाग का जो पुराना बचाव करने वाला हिस्सा है, अमिगडाला, वो हावी हो जाता है। ये फाइट और फ्लाइट वाला हिस्सा है। एक मिनट, तो हमारा दिमाग
वो एक रिपोर्ट ना लिख पाने को किसी जंगली जानवर के हमले जितना, मतलब उतना ही गंभीर खतरा मान रहा है। बिल्कुल, उसके लिए कमी का एहसास एक तरह का खतरा ही है। और जब अमिगडाला एक्टिवेट होता है तो वो दिमाग के सबसे विकसित हिस्से को, मतलब हमारे सोचने, योजना बनाने, सीखने वाले हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, उसे धीरे धीरे बंद करने लगता है। वाह, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। मतलब जिस जल्दीबाजी को हम मंजिल तक पहुंचने का जरिया समझ रहे हैं, वो असल में हमारे दिमाग के उस हिस्से को ही बंद कर रही है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। हम अनजाने में अपना ही रास्ता रोक रहे हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि अधीरता में हमारा सोचना समझना मुश्किल हो जाता है। हम सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं और कुछ नया सीख ही नहीं पाते। हम उस दिमागी क्षमता को ही बंद कर देते हैं जो हमें महारत दिलाती है। हम सचमुच न्यूरोलॉजिकल स्तर पर खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो अगर ये रास्ता काम नहीं करता, अगर हमारी ये हसल कल्चर वाली सोच ही गलत हो सकती है, तो फिर इसका विकल्प क्या है? इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? समाधान उतना ही सरल है जितना ये जाल जटिल है। स्टनर इसे द प्रैक्टिसिंग माइंड कहते हैं, यानी एक साधक मन। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो शांत है, पूरी तरह से वर्तमान में जीती है और जिसका ध्यान लेजर की तरह केंद्रित होता है। ये उस दिमाग की अवस्था है जो नतीजे की चिंता नहीं करता, बस उस काम पर ध्यान देता है जो अभी हाथ में है। और उन्हें इसका एहसास अपने संगीत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मैकेनिकल काम से हुआ था, है ना? मुझे उनकी वो पियानो वाली कहानी बहुत पसंद है। वो एक पियानो टेक्नीशियन का काम करते थे और एक बार एक कॉन्सर्ट पियानो ठीक कर रहे थे जिसमें सैकड़ों तार होते हैं। शुरू में उनका ध्यान इस पर था कि ये काम खत्म कब होगा, अभी 199 तार और बचे हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। वही गोल एज यार्डस्टिक वाली सोच, इससे उन्हें तनाव हो रहा था, बेचैनी हो रही थी। फिर उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने उस विशाल लक्ष्य को, पूरे पियानो को ठीक करना, उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और अपना सारा ध्यान सिर्फ एक तार को ठीक करने पर लगाया। बस एक तार, उसे कसना, उसकी आवाज सुनना, उसे परफेक्ट बनाना। और नतीजा? जिस पल उन्होंने ऐसा किया, उनका सारा तनाव गायब हो गया। वो उस एक पल में, उस एक काम में पूरी तरह डूब गए। और हैरानी की बात यह है कि उनका काम ना सिर्फ बेहतर हुआ, बल्कि असल में ज्यादा जल्दी भी खत्म हुआ, क्योंकि अब उनकी ऊर्जा चिंता में नहीं, काम में लग रही थी। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन आ गया था। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कोई नया विचार नहीं है। ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता का एक आधुनिक रूप है। बौद्ध परंपरा में सती की धारणा है, जिसका मतलब है याद रखना। यानी जब भी मन भटके तो उसे डांटने की बजाय बस ये याद रखना कि हमें वर्तमान पल में वापस लौटना है। और जीन में भी तो कुछ ऐसा ही है, शोषण या बिगिनर्स माइंड, उसकी जो धारणा है। बिल्कुल, शोषण का मतलब है हर काम को एक नौसिखिए की तरह करना, पूरी उत्सुकता से, बिना किसी पूर्व धारणा के, चाहे आप उसे 1000 बार क्यों ना कर चुके हों। ये मैं तो एक्सपर्ट हूं वाले अहंकार को हटा देता है और सीखने का रास्ता खोल देता है। स्टर्नर ने बस इन्हीं सिद्धांतों को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक ढांचा दिया है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसे करें कैसे? शुरुआत कहाँ से होती है? हम इस साधक मन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे साधते हैं? इसकी शुरुआत के लिए स्टर्नर 2 बहुत ही व्यावहारिक फ्रेमवर्क देते हैं। पहला है 4S का नियम। पहला S, सरल करो, काम को उसके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़ो। एक किताब लिखनी है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। आज एक पैराग्राफ लिखना है, ये सरल है। ठीक है। दूसरा, छोटा करो, एक बार में बस एक छोटा हिस्सा। तीसरा, संक्षिप्त करो, लंबे समय तक नहीं बल्कि छोटी अवधि जैसे 15 या 25 मिनट के लिए पूरी तरह ध्यान लगाओ। और चौथा, धीमा करो। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, यहां तक तो ठीक है, लेकिन धीमा करो। आज की दुनिया में जहां डेडलाइन और कंपटीशन इतना ज्यादा है, धीमा करो कहना क्या प्रैक्टिकल है? अगर मैं धीमा हो गया तो कोई और मुझसे आगे निकल जाएगा, ये तो एक लग्जरी लगती है। या ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहाँ धीमा करने का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है जल्दबाजी और हड़बड़ी को हटाना। जब हम धीमे और इरादे के साथ काम करते हैं तो हम गलतियां कम करते हैं, हमें दोबारा काम नहीं करना पड़ता, हमारा ध्यान बेहतर होता है, जिससे काम की क्वालिटी बढ़ती है।
असल में धीमा करने से आप आखिर में ज्यादा तेज और बेहतर काम करते हैं, जैसा स्टर्नर के पियानो वाले किस्से में हुआ। धीमा होकर तेज बनना। ठीक है, ये समझ आया। ये हमारी परिणाम केंद्रित मानसिकता की ठीक उल्टा है। और दूसरा फ्रेमवर्क क्या था? दूसरा फ्रेमवर्क है DOC लूप। DOC ये हमारे अंदर के जज को शांत करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। पहला, डू यानी काम करो, कोई एक्शन लो। दूसरा, ऑब्जर्व, एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी भावना या जजमेंट के नतीजे को देखो। और तीसरा, करेक्ट, उस जानकारी के आधार पर अपनी तकनीक में एक बहुत छोटा सा सुधार करो। मुझे ये ऑब्जर्व और जजमेंट का फर्क थोड़ा और समझना है। जरूर। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लोग फोन पर देखने लगते हैं। आपका जजमेंट होगा, मैं कितना बोरिंग हूं, किसी को मेरी बात में दिलचस्पी नहीं है। ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है। हाँ, और ये सीधा निराशा और हताशा की ओर ले जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन होगा, स्लाइड नंबर 5 पर दर्शकों का ध्यान भटका। ये एक तथ्य है, इसमें कोई इमोशन नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। और जब आपके पास डेटा होता है तो आप करेक्ट स्टेप पर जा सकते हैं। शायद अगली बार स्लाइड 5 पर एक सवाल पूछना चाहिए। ये डू, ऑब्जर्व, करेक्ट का चक्र हमें इमोशनली स्थिर रखता है। यहाँ कोई असफलता है ही नहीं, सिर्फ जानकारी है, सिर्फ फीडबैक है। ये मुझे उस फूल के विरोधाभास की याद दिलाता है। एक बीज एक अपूर्ण फूल नहीं है, वो एक परफेक्ट बीज है। एक कली एक नाकाम फूल नहीं है, वो एक परफेक्ट कली है। वो अपनी हर अवस्था में उस अवस्था के लिए परफेक्ट है। ये सोच हमारे अंदर के उस आलोचक को शांत करती है, जो हमेशा हमारी तुलना किसी काल्पनिक परफेक्ट स्थिति से करता रहता है। आपने जो महसूस किया वही इस पूरी सोच का सार है। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को, चाहे हम बीज हों या कली, बिना जजमेंट के स्वीकार कर पाते हैं, तो हम सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जैसे ही दबाव हटता है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी क्षमता से काम करने लगता है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक मानसिक चाल नहीं है ना। सोर्सेज बताते हैं कि हमारे दिमाग को शारीरिक रूप से बदलता है। बिल्कुल। और इसके पीछे का विज्ञान है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले माना जाता था कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है, बदलता नहीं। लेकिन अब हम जानते हैं कि यह मिट्टी की तरह लचीला है। हमारे हर अनुभव, हर विचार से दिमाग में नए कनेक्शंस बनते और टूटते हैं। आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जैसा आप उसे ट्रेन करते हो वैसा ही वो बन जाता है। तो जब हम बार बार ध्यान को नतीजे से हटाकर प्रक्रिया पर लाते हैं, जब भी मन भटकता है और हम उसे वापस काम पर ले आते हैं, हम असल में अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। हम धैर्य और फोकस का एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। ठीक यही होता है। और इसी से जुड़ी एक और प्रक्रिया है माइलिनेशन। जब हम बार बार एक ही न्यूरल रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नाम के एक फैट की परत चढ़ने लगती है। यह बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग जैसी है, जो सिग्नल को बहुत तेज और कुशल बनाती है। और यही वो चीज है जो पठार यानी प्लेटो के दौरान हो रही होती है, जब हमें लगता है कि हम कोई तरक्की नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो शुरू में तेजी से सुधार होता है, फिर एक पठार आ जाता है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, हम निराश होने लगते हैं, पर अंदर हमारा मस्तिष्क उस कौशल को ऑटोमेटिक बनाने के लिए वायरिंग को माइलिनेट कर रहा होता है। ये एक शांत, अदृश्य प्रक्रिया है। जो लोग इस पठार के दौरान अभ्यास छोड़ देते हैं, वे कभी महारत हासिल नहीं कर पाते। जो टिके रहते हैं, वे अचानक एक दिन खुद को अगले स्तर पर पाते हैं। वाह, ये जानना कि पठार के दौरान भी अंदर कुछ बन रहा है बहुत हिम्मत देता है। और यहीं पर हमारे दूसरे सोर्स से एक बहुत शक्तिशाली विचार जुड़ता है। पहचान मोटिवेशन से नहीं, अभ्यास से बनती है। आप जो रोज करते हो, आप वही बन जाते हो। रोज पढ़ोगे तो लर्नर बनोगे, रोज कुछ बनाओगे तो क्रिएटर बनोगे। बिल्कुल। लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है। ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। शुरू में मन 1000 बार भटकेगा, झुंझलाएगा, लेकिन हर बार जब आप जानबूझकर जजमेंट को हटाकर सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे लौटते हैं, आप उस मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि असली खजाना मंजिल में नहीं बल्कि सफर में ही छिपा है।
असली ताकत प्रतिभा में नहीं बल्कि अभ्यास में है। ये ध्यान को वहां पहुंचने से हटाकर यहां होने पर लाने की कला है। शायद अभ्यास किसी मंजिल तक पहुंचने का उबाऊ रास्ता नहीं है, बल्कि अभ्यास ही मंजिल है। इस बातचीत को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अभ्यास का मतलब सिर्फ किसी चीज में बेहतर होना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में पूरी जागरूकता से जीना है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक काम है जिसे हम अब तक एक बोझ समझकर ऑटो पायलट मोड पर करते आए हैं? शायद सुबह की चाय बनाना, या बर्तन धोना, या ऑफिस के लिए ड्राइव करना। हाँ, कोई भी छोटा सा काम जिसे हम बस निपटा देना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम उसी एक काम को कल से पूरी जागरूकता और इरादे के साथ करने की कोशिश करें, तो हमारे अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है? चाय बनाते हुए उसकी महक पर ध्यान देना, पानी की आवाज सुनना, कप की गर्माहट महसूस करना। क्या हम एक उबाऊ काम को एक ध्यान की प्रक्रिया में बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो ये एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है?